दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनकी सोच ऐसी होती है कि घर का जो भी खर्चा है या घर की जो भी ऐशो-आराम है, सब उनकी वजह से। अगर वो अपना हाथ अपने परिवार के सर से हटा दें, तो सब भूखे मरने लग जाएँगे और सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और सब दाने-दाने के मोहताज हो जाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक हस्बैंड है और एक वाइफ़ है। दोनों के अंदर किसी बात पर मनमुटाव होता है और दोनों एक-दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं और डिवोर्स देने के बाद पति को ये लगता है कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी और कुछ ही दिनों बाद मेरे आगे हाथ फैलाएगी आकर और हर चीज़ के लिए मुझसे मदद माँगेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी को एक्स वाइफ़ को किस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाऊँ। यहाँ पर वो प्लान बनाता है क्यों ना मैं इसके परिवार वालों को एक-एक करके मार डालूँ। एक भी परिवार का इसके सदस्य जब मरेगा, उसकी हत्या होगी, तो इसको बहुत तकलीफ़ होगी और ये बहुत चिल्लाएगी और उसकी चीख और इसकी उसकी परेशानी सुनकर या जानकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और इसी चीज़ के लिए करीब 6-7 वो प्लान ऐसे बनाता है, जो उसके परिवार पर अटैक होते हैं और किस तरीके से फिर वो पकड़ा जाता है और किस तरीके से उसमें एक हत्या हो भी जाती है। आज की कहानी कुछ इसी तरीके है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है हैदराबाद से। वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है शिर्षा, पेशे से डॉक्टर है, अच्छा खासा घर है। घर वाले उसकी शादी करते हैं और शादी ठीक-ठाक चलती है और इसी बीच एक बेटी को वो जन्म देती है। और बेटी के होने के बाद में पति-पत्नी के अंदर कुछ मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब 4 आदमी बैठकर बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है और ज़ाहिर-सी बात है जब बात ज़्यादा ख़राब होती है, तो हर समझदार आदमी यही कहेगा कि तो क्यों ना प्यार-मोहब्बत से दोनों अलग-अलग हो जाएँ, दोनों अपने रास्ता अलग-अलग कर लें। इससे पहले कि कोई अपराध हो बीच में, कोई हत्या हो या कोई भी क्राइम चीज़ हो, तो इससे अच्छा ये है कि दोनों अलग-अलग हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी अलग-अलग काटें। यही सोचकर दोनों में डिवोर्स हो जाता है। अब क्योंकि लड़की डिवोर्स में ये फैसला होता है लड़की माँ के पास रहेगी क्योंकि छोटी बच्ची थी और पति इस बात को मान जाता है। डिवोर्स होने के कुछ दिन बाद जो लड़की के परिवार वाले थे उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना इसकी दूसरी शादी करी जाए क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी, जो डॉक्टर शिरीषा थी। और वो जो उनके जानकार थे उनसे वो कहते हैं कि कोई अगर लड़का हो शिरीषा के लिए तो हमें बताना। इसी बीच एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम होता है अजीत कुमार और वो इंग्लैंड के अंदर आईटी कंपनी में जॉब करता है। अब शिरीषा और अजीत कुमार दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं और यहाँ पर अजीत को बिल्कुल साफ-साफ ये बताया जाता है कि शिरीषा की पहले शादी हो चुकी है और उनको एक बेटी है। यहाँ पर अजीत कुमार बड़ी खुशी-खुशी दोनों को कबूल करता है और दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन हैदराबाद में रहते हैं और उसके बाद अजीत कुमार अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि शादी 2018 में होती है, उस वक़्त उसकी बेटी 2 साल की थी और 2018, 19, 20, 21 बड़े ठीक-ठाक गुज़रता है। 21 में अब इनकी जो कुछ प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाती हैं। अजीत कुमार को जो शिरीषा की बेटी थी, वो कहीं न कहीं खटकने लगती है और उसको लगता है ये हमारी ज़िंदगी में क्यों है? और वो एक तरीके से कहीं न कहीं उससे चिढ़ने लगता है। और वो शुरुआत होती है तानों से, पहले वो ताने देता है। अब शिरीषा तानों वगैरह को झेलती रहती है लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो शिरीषा के साथ मारपीट शुरू कर देता है। अब यहाँ पर शिरीषा को थोड़ी दिक्कत ये थी क्योंकि उसकी पहले एक शादी टूट चुकी थी, तो उसको ये लगता था कि अगर मैं यहाँ से भी डिवोर्स लेती हूँ, तो कहीं न कहीं जो मेरे माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, उनको ये लगेगा कि शिरीषा में ही कहीं कोई कमी है। तो एक तरीके से वो भारतीय संस्कृति की में जिस तरह महिलाएँ होती हैं, अपने ऊपर सारी चीज़ झेलती हैं, वो इस तरीके से झेलती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है ये अजीत कुमार जो उसकी बेटी है, जो करीब 2018 अब ये 2021 था, तो करीब 5 साल की हो चुकी थी, 5-7 साल की, तो वो उसका गला दबा देता है। अब यहाँ पर एक माँ तड़प जाती है, डॉक्टर ने उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैंने इसको बचा लिया है और किसी दिन मैं यहाँ पर ना हूँ, अपने क्लिनिक पर हूँ, तो कहीं ये उसको मार ना दे। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जो इंग्लैंड का जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाकर इसकी एफआईआर लिखा देती है और एक मारपीट का मुकदमा उस पर दर्ज कराने की कोशिश करती है। यहाँ पर पुलिस वाले अजीत कुमार को बुलाते हैं और उसको समझाते हैं, क्योंकि हर घर में छोटी-मोटी बातचीत होती रहती है। पुलिस वाले इसको भी ऐसे ही हल्के में लेते हैं और उसको वार्न करके छोड़ देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पर अजीत कुमार की थोड़ा हौसला और बढ़ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि देखो पुलिस ने भी कुछ नहीं करा और ये पुलिस में क्यों गई। अब वो पहले से ज़्यादा उसको टॉर्चर करना शुरू करता है, और कहीं न कहीं अब शीर्षा को ये लग जाता है कि हमारा जो रिश्ता है ये चलेगा नहीं, और मुझे अपने माँ पर जाकर बोझ बनना नहीं है। अब क्योंकि खुद पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, वो वहाँ की कोर्ट में डिवोर्स के फाइल जमा कर देती है, पेपर जमा कर देती है वहाँ पर। अब इसका नोटिस अजीत कुमार पर आता है, और अजीत कुमार उसको बड़ा झटका लगता है, उसको लगता है कि ये महिला है और उसको इंग्लैंड मैं लेकर आया हूँ, यहाँ की आबो-हवा इसको मैंने दिखाई है। और ये सारी चीज़ होने के बाद इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने मुझे डिवोर्स देने की कोशिश करी, और ये किस तरीके से यहाँ से वापस जाएगी और कैसे अपना खर्चा चलाएगी, और इसकी आर्थिक स्थिति एक तरह से बहुत ख़राब हो जाएगी, और उसके बाद ये फिर मेरे पास मदद मांगने के लिए आएगी। तो वो इस गलतफ़हमी में होता है और वो डिवोर्स के पेपर साइन कर देता है। अब दोनों एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड हो चुके थे। अब उसको लग रहा था कि शिरीषा वापस हैदराबाद चली जाएगी और वहीं पर जाकर धक्के खाएगी एक तरीके से। लेकिन शिरीषा की प्लानिंग अलग थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी। वो अपना वहीं पर एक मकान लेती है और अपनी पत्नी के साथ हँसी-खुशी अपना रहना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसका टॉर्चर जो ख़त्म हो चुका था, अब अपनी बेटी को अच्छे तरीके से पढ़ा पा रही थी और अच्छा उनका रहन-सहन हो जाता है। अब अजीत कुमार इस बात का इंतज़ार करता है कि कब वापस हैदराबाद जाएगी और कब इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब उसको पता लगता है ये तो यहीं पर रह रही है और सब कुछ ठीक-ठाक है, बच्ची को पढ़ा रही है, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक जलन पैदा हो जाती है और उसको लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, यहाँ तो सब कुछ ठीक-ठाक है। और वो ये चाहता है कि इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो कि बहुत ज़्यादा ये रोए-चिल्लाए और बहुत ज़्यादा इसको दर्द हो, और उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है वो हिसाब लगाता है कि एक महिला सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है? हस्बैंड तो उसका अब रहा नहीं, तो सबसे ज़्यादा प्यार वो ज़ाहिर-सी बात है अपने पिता से करती होगी, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसके पिता की, इसकी माँ की, इसकी बहन की, सबकी बारी-बारी से हत्या करी जाए, जिससे कि इसको इतनी तकलीफ़ हो और ये तड़फे। ख़ैर उसे ये सारी प्लानिंग बना ही रहा था। इसी बीच शीर्षा के भाई की 2023 में 3 जून 2023 को उसकी शादी फिक्स हो जाती है, और इस बात की जानकारी इंग्लैंड में शीर्षा को होती है, और शीर्षा आनंद-फानंद में वहाँ से हैदराबाद इंडिया वापस आ जाती है। अब क्योंकि शादी का घर था, सब कुछ हँसी-खुशी चल रहा है। 2 जून को एक अजीब चीज़ होती है कि जितने भी परिवार के अंदर सदस्य थे, सबकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और सबको जो उल्टी आनी शुरू होती हैं, पेट में दर्द होता है, किसी के सर दर्द होता है, सब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। वहाँ पर जाकर लगता है कि कुछ खाने के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। सब ठीक-ठाक होकर वहाँ से आते हैं, और 3 जून को बड़ी हँसी-खुशी उसके भाई की शादी होती है, नई दुल्हन घर में आती है। अब क्योंकि खाना सारा बाहर से बना था, शादी का था, सब ठीक-ठाक थे। लेकिन 3 जून को जैसे ही शादी होती है, 4 जून को फिर घर में खाना बनता है, और खाने में फिर जैसे वो खाती हैं और उनको वही प्रॉब्लम फिर से दोबारा शुरू हो जाती है। अब ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद अब उनको लगता है कि हो सकता है कि हमारे खाने में कोई प्रॉब्लम है, क्यों ना बाहर का खाना मंगाया जाए। ऑनलाइन खाना मंगाया जाता है, और वो ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो करीब 6-7 दिन बाहर का खाना मंगाते हैं और सब ठीक-ठाक एकदम फिट। उनको लगता है चलो बहुत दिन हो गए घर पे खाना बनाए, अब जो भी चीज़ थी सब गुज़र चुकी है, वो फिर से घर पे खाना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही घर पे खाना बनाते हैं और खाते हैं, फिर उनको वही प्रॉब्लम होती है। अब क्योंकि शीर्षा खुद डॉक्टर थी, उसको लगता है कहीं न कहीं घर के पानी में या खाने में या दाल में किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। तो रसोई में से किचन के अंदर से वो थोड़ा-थोड़ा सामान लेती है, लैब टेस्ट के लिए भेज देती है। तो वहाँ पर जाकर लैब में ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, पानी भी ठीक है, जो दालें वगैरह हैं सब चीज़ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब शीर्षा को ये लगता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? तो उसकी एक सहेली होती है जो वो भी डॉक्टर है, वो सारी चीज़ उसको बताती है कि मैंने सारी चीज़ देख ली हैं और सबका लैब टेस्ट भी करा लिया है, बाहर का खाना खाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जैसे ही हम घर का खाना बनाते हैं तो हम सब बीमार हो जाते हैं। हमने पानी भी टेस्ट करा लिया है। ये जानकर जो दूसरी डॉक्टर महिला थी, उसकी दोस्त थी, वो वापस उसके घर आती है और आकर देखती है। किचन में सारी चीज़ें वो चेक कराई जाती हैं, और चेक करने के बाद वहाँ पर उनको एक मसाले का डब्बा नज़र आता है। उसको लगता है कि आपने मसाला चेक कराया, तो यहाँ पर शीर्षा कहती है नहीं, मैंने मसाला चेक नहीं करा। तो वो कहती है कि तुम मसाला भी चेक कराओ। अब मसाला लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और वहाँ पर जाकर जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो एक तरीके से सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके अंदर कोई ऐसा ज़हर था, सिलो पॉइज़न था, जो धीरे-धीरे आदमी के जो
ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको ख़राब करता है और धीरे-धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें उसको कई दिन का टाइम लगता है, जिससे लोगों को ये भी नहीं लगता है किसी ने उसकी हत्या करी है। सबको लगता है कि कोई बीमारी थी, हार्ट अटैक आया और मर गया। अब ये जानकर एक तरीके से डॉक्टर हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे मसाले में ज़हर किसी ने मिला दिया। उनको लगता है चलो शादी का घर था, कहीं न कहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। उस मसाले को फेंक कर वो दूसरा मसाला मँगाते हैं और फिर घर खाना बनाते हैं और उसके बाद भी वही प्रॉब्लम सेम रहती है। फिर से उस मसाले को टेस्ट के लिए भेजा जाता है और पता चलता है उसके अंदर भी वही ज़हर है। अब ये देखकर जो डॉक्टर सिरसा हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सब परिवार वाले घर का खाना खाने से डरने लगते हैं। वो बाहर से खाना खाते रहते हैं। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि अब जो वो बाहर से खाना मँगा रहे थे, उसको खाने के बाद भी उनको यही प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर सिरसा अपनी सहेली से फिर इस चीज़ का डिस्कस करती हैं कि पहले तो घर से ही हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमें जो बाहर का खाना है उससे भी यही सेम दिक्कत आ रही है। इस तरीके से तो हम सब भूखे मर जाएँगे। घर बना नहीं सकते और बाहर का मँगा नहीं सकते, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो जो सिरसा की सहेली थी, उनकी जो दोस्त थी, वो अपने घर से खाना लाती हैं और उन सबको खिलाती हैं और उसके बाद जो बाहर से ऑनलाइन खाना मँगाया था, उसको भी लैब टेस्ट के लिए बाहर भेजा जाता है। वहाँ पर भी एक चौंकाने वाला जो खुलासा यही होता है कि वही ज़हर जो उनके गरम मसाले के अंदर था, वही ज़हर अब जो बाहर का खाना आ रहा है, उसके अंदर भी वही ज़हर है। अब यहाँ पर देखकर पूरा घर एकदम से सन्न हो जाता है, एकदम सकपका जाता है कि हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही ज़हर बाहर के खाने में भी आ रहा है। अब इसी बीच जो शिरीषा है, उनकी माता की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब डॉक्टर को सीधा से यही लगता है कि अगर इसके अंदर ज़हर दिया गया है, तो यह एक हत्या का मामला है, मर्डर का मामला है और वो हैदराबाद पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं और सारी बात पुलिस ऑफिसर को ये बताई जाती है कि किस तरीके से घर के और बाहर के खाने में ज़हर पाया जा रहा है। अब पुलिस तो अपने तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो देखती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो घर के अंदर पहले मसाले में था, घर में शादी हुई है, उस वक़्त हो सकता था, लेकिन जो ऑनलाइन खाना आ रहा है, उसमें ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस ऑनलाइन खाना मँगाती है और फिर उसको लैब टेस्ट के लिए भेजती है और उसके अंदर वही ज़हर पाया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस उसके पास जाती है, जहाँ से वो खाना मँगाया जा रहा था, जहाँ से मसाला मँगाया जा रहा था। क्योंकि अलग-अलग ऑनलाइन की ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं। सबके फील्ड के जो लड़के हैं, डिलीवरी बॉय हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं और सबकी जो प्रोडक्ट हैं, वो भी अलग होते हैं। खाना किसी और से आता है, जैसे अब हमारा ये ज़ोमैटो वगैरह है, ब्लिंकिट है, बहुत सारी चीज़ें। तो पुलिस उन कंपनियों में जाती है जहाँ से खाना आता है, उन होटल पर जाती है और जाकर बताती है कि तुमने जो खाना भेजा था, उसके अंदर पॉइज़न है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो वहाँ का मालिक है उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का, वो यही कहेगा कि सर मैं तो सबको ही बेच रहा हूँ, सब यहाँ खाना खा भी रहे हैं और सब जगह जा भी रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर अ, पॉइज़न होता, ज़हर होता मेरे खाने में, तो जो भी मेरे कस्टमर हैं सबको प्रॉब्लम होती, सब हॉस्पिटल में भर्ती होते। लेकिन जितने भी खाना जा रहे हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। हज़ारों, सैकड़ों घरों में खाना जाता है, सब ठीक है, कहीं से कोई ऐसी शिकायत आई नहीं। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ा चौंकती है और बात भी ठीक थी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो सबको होगी, कोई अकेले को तो प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद पता चलता है कि जो मसाला मँगाया जा रहा है, जो किराना स्टोर से नॉर्मली हम दुकान से जाकर लेते हैं, लेकिन उनका जो सारी चीज़ें ऑनलाइन आती थी, ब्लिंकिट वगैरह से। तो उन कंपनियों में जाती हैं, जो ऑनलाइन कंपनी थी, उनसे पता करा जाता है, तो वो भी यही, वहाँ पर जाकर भी सेम यही बात होती है कि अगर प्रॉब्लम होती तो सब घरों में होती, इन्हीं के घर पर क्यों हो रही है। अब यहाँ पर पुलिस भी थोड़ा घूम जाती है, उसको लगता है ऐसे कैसे हो रहा है, जो चीज़ें इनके घर में आ रही हैं उसके अंदर ज़हर पाया जा रहा है और जो चीज़ें औरों के यहाँ जा रही हैं वो सब ठीक है। तो इसका मतलब जो ज़ोमैटो है या ब्लिंकिट है, कोई भी ऐसी कंपनी है, तो इनकी कोई गलती किसी तरीके से है नहीं, क्योंकि ये तो सबको ही डिलीवर कर रही हैं। तो इनकी कहीं से कहीं तक कोई इसके अंदर गलती नहीं थी। फिर वो चेक करते हैं कि जो लोग डिलीवरी देते हैं, फिर वो इसी तरीके से पुलिस ऑफिसर वहाँ से ऑर्डर करते हैं और जैसे ही खाना आता है और जो लड़का उस खाने को लेकर आ रहा है, जो लड़का जो किराने का सामान लेकर आ रहा है, जो डिलीवरी बॉय है, उनको सबको रोका जाता है और पुलिस उनको सबको पकड़कर थाने ले जाती है और उनसे कहती है कि तुमने कहाँ से ये लिया और तुमने जब ये इसको डिलीवर करा तो तुमने इसके अंदर ज़हर खुद मिलाया है। एक तरीके से पुलिस उनको डराती है, धमकाती है और वो सब डर जाते हैं। वो कहते हैं, पता ये चलता है कि जैसे ही हम इसको खाने को लेकर आते थे, तो उनके घर के पास कोई ऐसा चौराहा था या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर कुछ लोग उनको पहले से ही बैठे हुए मिलते थे
और वो उनको कहते थे कि ये खाना हम पहुँचा देंगे, आप इस खाने को हमें दे दो। और वो हमें 1000, 2000, 3000 रुपये देते थे। और हमें लगता था कि चलो खाना तो पहुँच ही रहा है और 3000 भी हमें मिल रहे, तो हम वो खाना उनको दे देते थे। और वो खाने के अंदर जब उनको पता चलता है कि ऐसे लोग हैं, तो फिर उनको अरेस्ट करा जाता है। तो करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 9 लोग पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उनसे पूछताछ होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। पहले उनसे पता करा जाता है क्या तुमसे किसने कहा, तो वो बताते हैं कि फला आदमी ने हमसे कहा कि तुम्हारे पास ये जहर कहाँ से आया, तो बताते हैं कि फला आदमी से आया। तो जो 9 लोग गिरफ्तार होते हैं, 9 लोगों का जो नाम आता है, तो उसके अंदर एक जो अजीत कुमार है, उनकी बहन का नाम होता है, जो किसी लैब में काम करती थी, जहाँ पर पॉइजन के ऊपर काम किया जाता था। तो जब उनकी बहन का नाम आता है तो शीर्षा की एकदम आंखें खुलती हैं और उसको लगता है अरे ये तो मेरे जो एक्स हस्बैंड थे उनकी बहन है। और वो इस तरीके से केस वहाँ पर खुलता जाता है। अब उनसे पता करा जाता है कि यहाँ पर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पता ये चलता है जो इंग्लैंड के अंदर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर जो बैठा हुआ है अजीत कुमार, वहाँ से सारी हत्या की प्लानिंग चल रही है। और जो प्लानिंग थी वो करीब 4-5 प्लानिंग ऐसी करता है अजीत कुमार, जिससे शीर्षा को तकलीफ हो और वो रोए चिल्लाए और उसको बहुत पीड़ा हो। सबसे पहले वो जो प्लानिंग करता है, उसकी प्लानिंग ये थी कि उसके पिता की हत्या, जो हनुमंत राव होते हैं, उनकी हत्या करी जाए। क्योंकि एक बाप के मरने पर जाहिर सी बात है बेटी बहुत ज़्यादा तड़फेगी, बहुत ज़्यादा रोएगी। तो वो एक ट्रक वाले को सुपारी देता है और उसको बोलता है कि तुम जैसे ही वो बाहर जाए कहीं पर हनुमंत राव, तो तुम उनको एक्सीडेंट करो और उनको हिट कर देना। अब कोई भी जो सुपारी लेगा वो रेकी करता है, रेकी में वो देखता है जो भी वो रास्ते थे जिनसे हनुमंत राव गुजरते थे, वो रास्ते इतना खुले नहीं थे, थोड़े पतले रास्ते थे। और उसको लगता है अगर मैं ट्रक से इनको हिट करूँगा तो इतनी तेज़ी से हिट पहली बात हो नहीं पाएँगे, उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, वो घायल तो हो सकते हैं लेकिन वो उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। और दूसरा, मैं अपना ट्रक लेकर वहाँ से भाग नहीं सकता, हो सकता है सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो वो पूरी अपना जो कैलकुलेशन करता है, उसके बाद वो अजीत कुमार को मना करता है कि एक्सीडेंट से इनकी हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन अजीत कुमार को का इतना ईगो हर्ट होता है, उसको लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से शीर्षा को तकलीफ पहुंचानी ही पहुंचानी है। दूसरी प्लानिंग करता है वो, उनका कोई ऐसा बाग था, गार्डन था, जहाँ पर वो कभी कभी जाकर सोते थे। तो वो उस जो बाग के अंदर एक झोपड़ी होती है, हट होती है, हट, तो उस तरीके से वो सो रहे थे, तो वो उसके उसमें आग लगवा देता है। अब जैसी आग लगती है तो हो सकता है वो ना सो रहे हो और वो उसमें निकल कर बाहर आ जाते हैं और एक तरीके से उनकी जान बच जाती है। तो ये दूसरा एक हमला था उनके ऊपर, जो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद उसको लगता है कि मैं हनुमंत राव को किस तरीके से मारूं, तो फिर वो सुपारी किलर को हायर करता है और सुपारी किलर से बोलता है कि तुम इनको गोली मार दो और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब सुपारी किलर भी अपने हिसाब लगाता है ये कब निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, और मैं मारूंगा तो फिर कैसे भागूंगा। तो कुल मिलाकर सुपारी किलर भी मना कर देता है। वो कहता है कि इनका जो रूट है या जो उनका घर है वो इस तरीके से है कि मैं वहाँ पर इनकी हत्या नहीं कर सकता। अब ये सारी चीज़ मतलब अलग अलग तरीके से आप खुद इस चीज़ को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि एक आदमी इतनी ज़्यादा शिद्दत से लगा हुआ है हत्या करने पर, जैसे उसने पता नहीं कितना क्या उसका बिगाड़ दिया हो या ऐसी क्या दुश्मनी होगी। क्योंकि दोनों की शादी हुई थी, दोनों का डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग रह गए, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से कोई ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन वो उसका ईगो इतना हर्ट होता है, वो पूरी ताकत लगा देता है। उसके बाद वो इसका जिक्र अपनी बहन से करता है जो लैब में काम करती थी, और वो उसको बताती है कि उसके पास ऐसे जहर, उस लैब में ऐसे जहर बनते हैं जिनसे ये भी पता नहीं चलेगा कि हत्या हुई है। और धीरे धीरे वो सिलो पॉइजन होता है, जो अंदर का आदमी का सिस्टम है, ऑर्गन्स है, उनको खराब करेगा। और पहले वेट लूज होगा, दर्द होगा, उल्टी होगी, और धीरे धीरे फिर वो उतना कमजोर हो जाएगा कि उसको कब हार्ट अटैक होगा, कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई ऐसी एफआईआर भी नहीं होगी। तो वो जहर वो अजीत कुमार को बताती है मेरे पास है। तो अजीत कुमार फिर दूसरे बंदे हायर करता है और उनको बोलता है कि देखो अब तुम्हें कोई ऐसी हत्या करनी नहीं है, सिर्फ उसके घर के पास कोई ऐसा कोई दुकान या कोई ऐसी चीज़ तुम ले लो जहाँ पर तुम बैठे रहो और कोई भी जो डिलीवरी बॉय आएगा, क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन थी। जाहिर सी बात है पहले से वो उनका दामाद था तो वो जानता था किस तरीके से उनका खाना है और कहाँ से आता है, क्या चीज़ है, क्योंकि घर आना जाना था ही पहले अजीत कुमार का। तो वो एक जगह एक पॉइंट है,
सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसके आदमी बैठते हैं। कई बार बाइक उसके आगे लगा दी, जो जोमेटो वाला या मतलब जो भी ऑनलाइन डिलीवरी वाला है, और वो जैसे हटाएगा तो उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या है, और उनको पैसे दे दिए, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी। उनसे दोस्ती बढ़ाई उन्होंने, और दोस्ती बढ़ाने के बाद फिर उनको पैसे देने शुरू कर दिए और कहा कि देखो वो हमारे रिश्तेदार हैं और हम उनको एक तरीके से सरप्राइज़ देंगे और हम जाएंगे वहाँ पर। तो वो उस ऑनलाइन की वो ड्रेस सिलवाते हैं, ड्रेस बनवाते हैं, और जब भी वो डिलीवरी बॉय वहाँ पर आता था उससे वो पैकेट लिया जाता था। जैसे कोई गरम मसाला है या किराने का कोई भी सामान है, चीनी है, दाल है, तो उसके बाद उस पैकेट को उसके अंदर छोटा सा ऐसा होल करते और उसके अंदर वो स्लो पॉइजन डालते और उस पैकेट को हिलाते और फिर उस ड्रेस को पहनते जिस कंपनी का वो है, और जाकर वहाँ पर डिलीवरी देकर आते। इस तरीके से जैसे वो, अब गरम मसाला एक ऐसी चीज़ है जो कई महीने चलता है। अब इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान जाता नहीं है किसी भी व्यक्ति का, और जो भी सब्जी होती है वो तो रोज़ आती है। तो उन्होंने चीज़ ऐसी चुनी गरम मसाला कि वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, और थोड़ा-थोड़ा जैसे ही वो खाएँगे तो बीमार होंगे। जो उसका भाई था, जो उसकी नई दुल्हन थी, उनका भी वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा खुलासा होता है कि अजीत कुमार ने कितना भयानक मतलब प्लान बनाया कि दूर देश में बैठकर और पूरी फैमिली को सिर्फ एक अपना ईगो को, अपने अपने दिमाग को अपने सुकून देने के लिए कितनी मतलब उसने हत्या की साजिश रची। उसके बाद जो फिर इंग्लैंड की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जाकर पुलिस सारी फाइल देती है और उनको बताती है कि आपके देश के अंदर जो हमारे यहाँ का अजीत कुमार बैठा है उसने किस तरीके से एक महिला की हत्या कर दी है, अपनी सास की, एक्स वाइफ की, और जो पति पर थे कितने अटेम्प्ट उसने करवाए हैं, और बाकी की जो हत्याएं और बिल्कुल उसकी कोशिश उसकी चालू थी। लेकिन एक तरीके से पुलिस ने एक अच्छा काम करा और समय रहते इस चीज़ का खुलासा कर लिया, नहीं तो पूरा परिवार ही एक तरीके से ख़त्म हो जाता। तो वहाँ पर एम्बेसी के थ्रू इंग्लैंड में पेपर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की कोर्ट के अंदर ये फाइल जाती है। तो वहाँ के जब जज, जो वहाँ के न्यायाधीश थे, जब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि इतना खतरनाक आदमी हमारे देश के अंदर खुला घूम रहा है। तो उनका आदेश ये होता है कि सबसे पहले इस आदमी को फ़ौरन जेल के अंदर करो, क्योंकि ऐसा आदमी हमारे देश के अंदर खुला नहीं घूमना चाहिए, जो अपनी एक्स वाइफ, एक्स जो उसके माता थे, पिता और बहन भाई सबको ही मारना चाहता है। हमारे देश में अगर ऐसा आदमी खुला घूमेगा तो हो सकता है किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके बाद फिर इंडिया भेजने की उसकी जो कार्रवाई शुरू होती है। तो ये थी एक सत्य घटना, जिसके अंदर एक आदमी सिर्फ अपने दिमाग को सकून पहुंचाने के लिए पूरे घर को मारने के करीब 4-5 प्लान करता है, और किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हटता। और अब इसके अंदर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अजीत कुमार को इंडिया लाया जाएगा। जाहिर सी बात है, अब उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलेगा। तो ये थी आज की कहानी। इसमें आप सब लोगों की क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताया करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।